हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपकी सेवन्थ चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले आप रोल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। ये लगभग उसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज है। लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को समझना है बेटा। लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है और इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी such that fx is continuous on the closed interval ab, fx is derivable on the open interval ab, then there exists at least one point x equal to c such that c belongs to open interval ab, such that f of b minus f of a divided by b minus a equal to f dash c। यानी कोई भी फंक्शन बेटा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशन थी, उसमें एक कंडीशन और भी थी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मीन वैल्यू थ्योरम में वो कंडीशन आपकी नहीं है। कोई भी फंक्शन यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि क्लोज्ड इंटरवल में वो कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल हो, तो ओपन इंटरवल्स में एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होगी। तो इट मीन्स पहले आपने क्या करना है, ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप एफ डैश एक्स की वैल्यू में एफ डैश एक्स की जगह सी पुट करेंगे, एफ डैश सी वैल्यू निकालेंगे और एफ डैश सी की वैल्यू को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास सी की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी। अब सबसे पहली कंडीशन है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बता दिया बेटा, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अगर इस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल के ईच पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, डिफाइन करे, रियल नंबर आए, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी नंबर या इन्फिनिटी आ जाए, तो इट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डेरिवेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू यदि ओपन इंटरवल सभी पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करे, रियल नंबर हो, तो इट मीन्स वो फंक्शन डेरिवेबल होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब ये दो कंडीशन आप पिछली एक्सरसाइज में भी चेक कर चुके हो, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसमें चेक करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ डैश सी को इसके इक्वल पुट करना है। अब ज्योमेट्रिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। रोल्स थ्योरम में ज्योमेट्रिकली बताया था कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मीन वैल्यू थ्योरम ये किस चीज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एफ डैश सी का मतलब आप जानते हैं, एफ डैश सी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी। अब ये वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करती है इसको आप समझे। सपोज करें ये आपके पास कर्व है, यहां पे आपके पास x की वैल्यू a है, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपके पास a है और यहाँ पे x की वैल्यू इस मंथले आपके पास b है। इट मीन्स इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपके पास b हो जाएगा। यदि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है और फंक्शन को हम fx से डिनोट करते हैं y इक्वल टू fx, देन इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो x की वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे यदि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b है तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो f ऑफ b के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास इन दोनों पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। अब यदि हम इस कर्व के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपको इसकी एक कोड मिलेगी। अब यदि इन दोनों पॉइंट्स को हम जो ज्वाइन कर दें बेटा तो ये हमें इसकी एक कोड प्राप्त होगी इस कर्व की, ये स्ट्रेट लाइन के रूप में। मैंने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स हो गए कोड पे, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। और आपको पता है बेटा टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, मान लीजिए लाइन है और इसके ऊपर हमने दो पॉइंट
ले लिए, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। देन इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एनी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स या पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, वो आपके पास स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1। तो अब इस कोड का यदि हम स्लोप निकालें तो ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे जो इस कोड का स्लोप निकालेंगे वो y2 माइनस y1 का मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस ए। इट मीन्स ये जो वैल्यू है आपके पास, ये इस कर्व के दोनों एंड पॉइंट, जो इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन है, उसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। और एफ डैश सी का मतलब है x इक्वल टू सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इक्वल टू सी। अब यहाँ पे वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, इट मीन्स ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपने पढ़ा है बेटा कि दो लाइनों के स्लोप इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। तो इसका मतलब जो आपकी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो इस चीज की एश्योरिटी देती है कि इस कर्व के ऊपर एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे जो टेंजेंट होगी वो इस कोड के पैरेलल होगी। जैसे कि इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा की, इसे सपोज करें कि ये x इक्वल टू सी है, तो ये टेंजेंट और ये कोड दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई dx की वैल्यू और इसका जो स्लोप है ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एटलीस्ट वन पॉइंट की श्योरिटी दे रहा है। इसका मतलब पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करें आपके पास जो कर्व है वो इस तरह से हो, सॉरी यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं इधर बना रहा हूं। सपोज करें ये आपके पास कर्व इस तरह से है, अब ये कर्व के एंड पॉइंट हो गए आपके, और इनको यदि हम ज्वाइन करें तो ये इसकी कॉर्ड हो जाएगी। अब आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा की जाए तो वो भी इस कोड के पैरेलल होगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा की जाए तो ये भी कोड के पैरेलल होगी, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा की जाए तो भी कोड के पैरेलल होगी। तो इस इंटरवल में यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ड्रा की गई टेंजेंट्स जो होंगी वो इस कोड के पैरेलल होंगी, यानी इनके जो स्लोप्स आएंगे वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होंगे। तो ये आपकी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन दिया गया है, इंटरवल 0 to 4 है और इसके लिए आपने वेरीफाई करनी है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है बेटा वो होती है कंटिन्यूटी की। तो एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। देयरफॉर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन होती है बेटा डेरिवेबिलिटी के लिए, तो आप इसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 और इंटरवल लेंगे ओपन इंटरवल 0 to 4। अब 0 to 4 तक कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगी, रियल नंबर होगी, डिफाइन करेगी। इट मीन्स द फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 4। हेंस द सेकंड कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज आल्सो सेटिस्फाइड। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 ही कंडीशन होती हैं। अब आपने लिखना होता है देयरफॉर both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied therefore there must exist at least one point x equal to c belongs to open interval 0 to 4 such that
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ बी का मतलब बेटा हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए का मतलब 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ए, यानी 4 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी। अब आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ डैश एक्स में एक्स की जगह आप सी पुट कर दें तो एफ डैश सी बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करें बेटा। एफ ऑफ 4, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0 करेंगे तो ये 0 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। और एफ डैश सी के लिए एफ डैश एक्स में आप एफ डैश एक्स में एक्स की जगह सी पुट कर दें तो ये 2c प्लस 1 हो जाएगा। अब आपने इसे कंपेयर करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 माइनस 1 आपके पास 19 हो गए, और माइनस माइनस प्लस 1 अपोन में 4 इक्वल टू 2c प्लस 1। 90 प्लस 1 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 इक्वल टू 2c प्लस 1, 2c की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपके पास 4 आ गया, सॉरी, और c की वैल्यू निकालेंगे 2 आ जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू सी, सी इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू सी इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट होगी वो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो कोड होगी उसके पैरेलल होगी। अब आप चेक करें कि ये पॉइंट इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है नहीं। 0 to 4 है तो विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4, हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज fx equal to x into x minus 1 into x minus 2 on 0 to 1/2। इसमें भी आपने Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है बेटा। तो पहली कंडीशन लेंगे fx इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 1 जा 2। अगेन आप फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 2x, और क्लोज इंटरवल आपका 0 to 1/2 है। आप ऑब्जर्व करें बेटा fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो x की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो इट मींस ये फंक्शन 0 to 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन आप लेंगे डेरिवेबिलिटी के लिए, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 2, इंटरवल 0 to 1/2 ओपन इंटरवल लेंगे। ओपन इंटरवल 0 to 1/2 कोई भी वैल्यू आप रियल वैल्यू पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यूज रियल नंबर आएंगे, इनका सम डिफरेंस भी एक रियल नंबर होगा, which defines for all real values belongs to open interval 0 to 1/2। Therefore the second condition of derivability is also satisfied. Both the conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore there must exist at least one point x equal to c belongs to open interval 0 to 1/2 such that f dash c की जो वैल्यू होगी वो f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाई b माइनस a की इक्वल होगी। नाउ f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाई b माइनस a इक्वल टू f डैश c। आपने इनको कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू ओपन इंटरवल से बिलोंग होनी चाहिए। बीच की लाइन है बेटा सभी क्वेश्चंस में सेम है, तो आप सभी में लिख सकते हैं। मैंने एक बार आपको बता दिया कैसे लिखना है, आप बार बार नहीं बताऊंगा, आप बार इसे हर क्वेश्चन में खुद लिखेंगे। अब f ऑफ b की वैल्यू बोलिए भाई। f ऑफ x में आपने x की जगह b पुट करना है, b मीन्स 1/, बेटा यहाँ पे b का मतलब 1/2 है, तो ये f ऑफ 1/2 हो जाएगा। f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ a की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई b माइनस a मीन्स 1/2 माइनस 0। f डैश c, तो f डैश x में आप x की जगह c पुट कर दें तो ये 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 हो जाएगा। अब f ऑफ 1/2 का मतलब है कि आपने फंक्शन fx में x की जगह 1/2 पुट करना है, तो आप यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे बेटा, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर
और प्लस में 2 इंटू 1/2 और माइनस एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 पुट करने पे ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 3c² माइनस c प्लस 2। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 1/8 और इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये 1/4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 3/4 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपके पास 1 और ये वैल्यू आपके पास रिवर्स हो जाएगी 1/2 का 2/1 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस। अब इसे सॉल्व करें, इनका जो एलसीएम होगा बेटा वो आपके पास 8 आएगा तो 1 माइनस 4 2 जा 8 3 2 जा 6 और प्लस में यहाँ पे 8 आ गया इंटू में 2 और इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। 8 प्लस 1 9 9 माइनस 3 9 माइनस 6 3 3/8 इंटू 2 इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। अब ये कैंसिल हो गया कितने पे 4 पे। अब इसे सॉल्व करें, 4 बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से हम इधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 इंटू में 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाने के बाद इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ये आपने मल्टीप्लाई किया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप ऐसे करें, ये आपके पास ऐसे आना है 3 इक्वल्स टू होगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12c² और 4 6 जा माइनस 24c और 4 2 जा प्लस हो जाएंगे बेटा 8। अब ये 3 आप इधर लेंगे तो 12c² माइनस 24c और प्लस हो जाएंगे 5, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें c की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो -b की जगह माइनस 24 हो गए प्लस माइनस अंडर रूट b² 24 स्क्वायर करेंगे बेटा तो 576 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 12 और c की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई डिवाइडेड बाई आप a यानी कि 12 माइनस, अब इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो ये हो जाएगी 576 माइनस 64 जा 240 डिवाइडेड बाई 24 प्लस, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 136 बच जाएंगे डिवाइडेड बाई 24 प्लस माइनस, अब 336 के आप यदि प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करोगे ये आपके 84 आ जाएंगे, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 42 आ जाएंगे, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 21 आ गए, अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो ये 7 आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 का पेयर बन रहे हैं 2, तो 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 21 बच जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 4/21 डिवाइडेड बाई 24। आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लें तो 6 प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाई 24 और ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक 6 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 6 और दूसरी वैल्यू आएगी आपकी 6 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 6। अब आप देख रहे हो बेटा कि जो 21 है वो आपकी ग्रेटर देन 16 है बट लेस देन
आपकी 25 है। इट मीन्स जो √21 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन √16 यानी 4 होगी, और √25 यानी 5 होगी। 4 और 5 के बीच है ये वैल्यू, 4 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर आप 6 में से 4 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, और 1 पॉइंट समथिंग में 6 से डिवाइड करोगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग यानी कि वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी, 0 और 1/2 के बीच की वैल्यू होगी, और आपका इंटरवल 0 to 1/2 है, तो इट मीन्स वो उस इंटरवल से बिलोंग करेगी। और यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप 6 में ऐड करेंगे 4 पॉइंट समथिंग तो 10 पॉइंट समथिंग होगा, और 10 पॉइंट समथिंग में आप यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो वह वैल्यू आपकी मोर देन 1 आएगी, एक से ज्यादा आएगी, जबकि आपका ओपन इंटरवल 0 to 1/2 है। इट मीन्स ये वैल्यू उससे बिलोंग नहीं करेगी, ये वैल्यू बिलोंग करेगी। तो जो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है वो केवल एक, कम से कम एक पॉइंट के लिए एश्योरिटी देती है, तो ये एक पॉइंट आपका जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 6 प्लस √21 divided by 6 does not belongs to open interval 0 to 1/2, and 6 minus √21 divided by 6 belongs to open interval 0 to 1/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है जो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज fx equal to alpha, a constant function on closed interval ab। तो पहली कंडीशन लेंगे बेटा, इसमें आप fx equals to alpha, alpha is a constant function बेटा ये, और आपने पढ़ा है कि constant function is continuous for all real values of x, so the first condition of Lagrange's mean value theorem is satisfied। ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन x के सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। सेकंड कंडीशन है उसमें आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, कांस्टेंट अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, और ओपन इंटरवल a to b लेंगे। अब आप ओपन इंटरवल a to b की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, एक रियल नंबर ही रहेगी। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b। So second condition of Lagrange's mean value theorem is also satisfied। दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आपने रिटर्न में लिखना है both the conditions of Lagrange's mean value theorems are satisfied, therefore there must exist at least one point x equal to c such that f of b minus f of a divided by b minus a equal to f dash c। आपने c की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब f ऑफ b यदि निकालते हैं तो आप इस फंक्शन में x की जगह a पुट कर लें या b पुट कर लें, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये अल्फा माइनस अल्फा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल टू f डैश x आपने 0 निकाला तो f डैश c की जो वैल्यू होगी वो भी आपके पास 0 ही आएगी। अब अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 upon something 0, 0 equal to 0, which is true for all x belongs to open interval a to b। आप ओपन इंटरवल a to b की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल ही आएंगी। इट मीन्स Lagrange's mean value theorem is applicable for each point belongs to open interval a to b। यानी कि इस ओपन इंटरवल से जितने भी पॉइंट्स बिलोंग करेंगे उन सभी पॉइंट्स के लिए जो Lagrange's mean value theorem है वो एप्लीकेबल होगी। ये आपका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, डिस्कस द एप्लीसिबिलिटी ऑफ Lagrange's mean value theorem to fx equal to mod value of x plus 2 on closed interval -3 to 4। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप इसे रीडिफाइन करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू मोड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू -2 आएगी, और -2 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, -3 to -2 एंड -2 to 4। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -2 से कम लेते हैं, -2 से कम यानी कि आपने -2 और -3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले ली, तो ये जो इनका सम है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव होने के कारण जब आप मॉडुलस साइन रिमूव
करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 के इक्वल होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन आप कहेंगे -2। यानी -3 और -2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करने पर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और यदि आप -2 से लेकर 4 तक यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो -2 के बाद आप जैसे कि -1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इनका सम पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये x प्लस 2 के ही इक्वल होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो -2 पे चेंज होगी। अब यदि हम f(x) की वैल्यू लेस देन -2 लेते हैं, -3 से -2, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। और यदि हम x की वैल्यू -2 से 4 के बीच लेते हैं तो भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो भी कंटिन्यूअस होगा। अब हमने इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूअस होगा तो इट मीन्स ये इस इंटरवल पे सभी पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -2 -2 माइनस का मतलब लेस देन के लिए, लेस देन -2 के लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो माइनस ऑफ x प्लस 2 है। अब यदि आप इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये माइनस ऑफ -2 प्लस 2 0 आ जाएगा आपके पास। राइट हैंड लिमिट लें। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू -2 प्लस, और -2 प्लस के लिए फंक्शन है आपके पास x प्लस 2। यदि यहाँ पे आप x की जगह -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, और f अगर आप -2 पुट करते हैं तो x इक्वल टू -2 के लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें f(x) में x की जगह -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -2, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। इट मीन्स f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। अब ये लेस देन -2 के लिए, ग्रेटर देन -2 के लिए कंटिन्यूअस है, इक्वल टू -2 पे भी कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, continuous on closed interval -3 to first condition of Lagrange's mean value theorem is satisfied। अब सेकंड कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। इसके लिए मैंने बेटा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसमें आपको f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a पे लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अब आपने डेरिवेबिलिटी चेक करनी है उसी पॉइंट पे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू -2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x इक्वल टू -2 पे, तो लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन -2 के लिए आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन ये है। इसे आप -x -2 भी लिख सकते हैं। आप जस्ट इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा और -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इट मीन्स x इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। यदि आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपने ग्रेटर देन -2 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन को जो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x प्लस 2 का डेरिवेटिव x का 1 और प्लस 2 का 0 हो जाएगा। यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं +1 आ रहा है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर f(x) इज नॉट derivable at x equal to -2 belongs to open interval -3 to 4. So the condition of differentiability at each point on the open interval -3 to 4 is not satisfied. Therefore Lagrange's mean value theorem is
नॉट एप्लीकेबल, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। कि डेरिवेबिलिटी की जो कंडीशन है ईच पॉइंट पे वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे बेटा, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।